जॉली विद यू सीरीज में आप सभी दर्शकों और श्रोताओं का स्वागत है। मैं जॉली इस कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों से वार्ता करूंगा और उनके अनुभव और सुझाव आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए सहेज कर आपके साथ शेयर करूंगा। इस सीरीज का उद्देश्य सामाजिक उत्थान का है। पेश है इस सीरीज का नया वार्तालाप। डॉक्टर राजकमल जी जैन, जो शिक्षा और समाज सेवा के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है, आज हम जॉली विद यू सीरीज में उनसे वार्ता करेंगे। शुरू करते हैं। राजकमल जी, बताएं कि आपका जन्म कहाँ और किस शहर में हुआ था? धन्यवाद जॉली जी। मेरा जन्म हाथरस में 16 दिसंबर 1945 अगहन के माह में हुआ था। आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ हुई? हम हाथरस रहते थे, नयागंज मोहल्ले में। नयागंज में एक 50 मीटर दूर पर ही जैन मंदिर है। जैन मंदिर के नीचे एक बहुत बड़ा हॉल, उसमें एक प्राइमरी पाठशाला थी। उसी में मैंने प्राइमरी एजुकेशन प्राप्त की है। वहाँ के हेडमास्टर साहब तो मुझे अभी तक याद हैं और हर समय समय पर आते रहे हैं। तो ऐसा क्या उन हेडमास्टर में था जो आपको अभी तक याद है? एक ग्रांड पर्सनालिटी, सफ़ेद बाल, धोती पहने हुए और शायद फतूरी पहने हुए की छवि है। और वो स्ट्रिक्ट भी थे, लेकिन पढ़ाने में बहुत अच्छे थे। मतलब उनका ऐसा व्यक्तित्व की शिक्षा देने में स्ट्रिक्ट और वैसे सिंपल, क्या ये कैरेक्टरिस्टिक आज के हमारे शिक्षकों में मिल रहा है? आज के शिक्षकों में वो उस तरह का डिवोशन नहीं है जैसा डिवोशन उनमें मैंने पाया था। वो कुछ स्मृति मेरे मानस पटल पे अभी भी है। स्कूलिंग के बाद जो ग्रेजुएशन में जब आप गए या तो वहाँ कौन सा कॉलेज था आपका? जॉली जी, हाथरस में हम रहते थे तो 6ठी 7वीं कक्षा में एडमिशन मैंने श्री सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज में लिया था। 7वीं पास करने के बाद सन 1957 में मेरे भाई साहब 84 जैन मंदिर के पास जैन इंटर कॉलेज है, वहाँ अध्यापक हो गए थे, तो वो मुझे अपने साथ ले गए थे। तो 8वीं कक्षा मैंने जैन इंटर कॉलेज 84 से की। जैन इंटर कॉलेज में साइंस नहीं थी और मेरी रुचि साइंस में थी, इसलिए मैंने वहीं पर श्री चंपा अग्रवाल इंटर कॉलेज में 9th में एडमिशन लिया और इस प्रकार मैंने हाई स्कूल 1960 में की थी, मथुरा से। हाई स्कूल में क्या सब्जेक्ट थे आपके? बायोलॉजी, साइंस की वजह से ही मैंने वहाँ एडमिशन लिया था। फिर कुछ ऐसी परिस्थितियाँ बनी कि मुझे हाथरस आना पड़ा, तो पुनः मैंने श्री सरस्वती विद्यालय इंटर कॉलेज से 1962 में इंटरमीडिएट पास की, बायोलॉजी सब्जेक्ट्स। अच्छा। हाथरस में बीएससी उस समय नहीं थी, इसलिए मैं पुनः फिर भाई साहब के पास मथुरा गया और मथुरा से मैंने बाबू शिवनाथ अग्रवाल डिग्री कॉलेज से बीएससी 1964 में की थी। उस समय पर मथुरा में एमएससी नहीं थी, तो फिर मैंने एमएससी आरबीएस कॉलेज आगरा से 1966 में की थी। वहीं से मैंने पीएचडी की। इस प्रकार जो मेरे जो शिक्षा मैंने ली है वो 2-2 साल, कभी मथुरा, कभी हाथरस, कभी आगरा, इस प्रकार मेरी शिक्षा हुई। मतलब आपके जीवन को अगर हम देखें तो ऐसा लगता है कि शिक्षा के प्रति आपका एक जुनून था, जिसके लिए आपने शहर शहर, कभी इधर कभी उधर, तो मतलब शिक्षा लेने की जो आपकी जुनून था वो आपको
टीचिंग लाइन में ले गया, या टीचिंग लाइन में जाने का आपका कोई ऐसा पहले विचार नहीं था? आपने बिल्कुल सही कहा, जुनून तो था, क्योंकि उस समय पे कुछ फेल भी होते रहते थे अक्सर, लेकिन मैं मीडियोकर था, बीच का, कुछ अपनी मेहनत से, कुछ अपने से थोड़ा सा पास होता चला गया, और वो भी गुड सेकंड क्लास में। एमएससी में 59% मुझे मिले, तो उस समय फर्स्ट क्लास कम आया करती थी, एक दो कोई विद्यार्थी आता था, तो मैं अपर लेवल का ए कैटेगरी के स्टूडेंट्स में था। तो जब मैं अपने प्रोफेसर्स को देखता था बीएससी में, तब मुझे ऐसा लगता था कि मुझे इस तरह से ही स्टूडेंट्स को पढ़ाना चाहिए, पढ़ना चाहिए और पढ़ाना चाहिए। इस तरह की एक लगन तो थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और कुछ मेरे जो प्रोफेसर्स थे, उनका स्टाइल और टीचिंग कुछ इस तरह की थी कि मुझे ही नहीं, वो सभी को प्रभावित करते थे। जैसे बॉटनी के डॉक्टर एसपी अग्रवाल साहब, जूलॉजी के डॉक्टर एसएस कपूर साहब, उसी शैली पर मैंने पढ़ाने का कुछ थोड़ा सा प्रयास किया, और मुझे पढ़ना पढ़ाना ही अच्छा लगा। का रिलेशन और जो आपके समय टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप थे, तो उसमें क्या अंतर आपको लगता है कि हम थोड़ा और प्रयास करें जिससे अच्छे हो सकते हैं, या सही है? उस समय डिस्टेंस मेंटेन करते थे टीचर्स, स्टूडेंट से टीचिंग का ही एक रिलेशन ज़्यादा रखते थे। उनके दिमाग में यही रहता था कि ये बच्चा अच्छे अंकों से सफलता प्राप्त करे। आजकल थोड़ा सा मिक्सिंग एटीट्यूड टीचर्स का कुछ देखने को मिलता है, विशेष तो नहीं, कुछ अलग तरीके से, लेकिन सही सही है। ज़माने के हिसाब से, समय और समाज के हिसाब से ये स्थिति भी सही है, और उस समय वो स्थिति भी सही थी। आपके हिसाब से जो एक मेन क्षेत्र है नैतिक शिक्षा, जो मुझे लगता है कि आज नहीं दी जा रही, जो आपके समय में जैसे आप खुद इसको इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो आपको लगता है कि नैतिक शिक्षा का एक लेक्चर हमारे स्टूडेंट्स को दिया जाना चाहिए आज की शिक्षा के? नो डाउट, मैं अपने स्तर पर देता था, इसीलिए मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक लेक्चर कम से कम एक सप्ताह में, 2 सप्ताह में, और नहीं तो 1 महीने में ज़रूर एक लेक्चर नैतिक शिक्षा का होना चाहिए। मतलब शिक्षा हमारे जीवन में एक जरूरी चीज़ है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि कुछ आजकल नए पेरेंट्स को मैं देखता हूँ कि वो होम पेरेंटिंग करते हैं, स्कूल भेजते ही नहीं। कुछ प्राइमरी बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल में नहीं भेजते। तो क्या ये सही तरीका है आपके हिसाब से? स्कूल जाना जरूरी है, या बिना स्कूल जाए भी हम बच्चों को शिक्षित कर सकते हैं प्राइमरी लेवल तक? जॉली जी, एवरीबडी लर्न्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट फर्स्ट। अगर एनवायरनमेंट नहीं है तो वो शिक्षा ग्रहण उस तरह की नहीं कर सकता। अगर मैं इस समय हिंदी बोल रहा हूँ, अगर मैं इंग्लिश बोलूँगा तो मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन जो इंग्लिश का जिसका एटमॉस्फेयर है वो तो है ही एटमॉस्फेयर इंग्लिश का, तो जो वातावरण है वो उसको सिखाता है। वातावरण अगर घर का अच्छा है, या कॉलेज का अच्छा है, या समाज का अच्छा है, तो अपने आप शिक्षित होता चला जाता है। और अगर केवल साक्षरता है और शिक्षित होने के लिए एनवायरनमेंट नहीं है, तो वो ना लर्न नहीं कर सकता। मतलब आपके हिसाब से ऐसा लगता है कि किसी भी स्टूडेंट को होलिस्टिक अप्रोच चाहिए, सिर्फ किताब नहीं चाहिए। किताब के अलावा भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो उसके जीवन को संवार सकती हैं। बिल्कुल, जभी तो बड़े बड़े ज्ञानी धानियों को कभी कभी पौंगा पंडित कह देते हैं।
कि वो केवल किताबी चीज़ों को जानता, बाकी चीज़ों को जानता ही नहीं है, तो वो समाज में एडजस्ट नहीं हो पाता। इसलिए किताबी ज्ञान होने के साथ, जैसा कि मैंने बताया, साक्षरता और शिक्षा होने के साथ उसे शिक्षित होना और सुसंस्कृत होना जरूरी है। आज के समय में क्या है कि जब बच्चे अपना कैरियर चुनते हैं तो कैरियर चुनने में उनको बहुत चैलेंजेस आ रहे हैं। बच्चे अपने पीयर प्रेशर में वो सब्जेक्ट ले लेते हैं जो उनका बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, या ऐसा विषय, ऐसा सब्जेक्ट। लेकिन एज ए पेरेंट या एज ए ग्रैंड पेरेंट्स, हमें बच्चों को इस फेज़ में जहाँ वो डिसाइड करने के स्थिति में हैं, तो हम कैसे उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो एक अच्छा और सही सब्जेक्ट चुने, सही कैरियर चुने। आपका इस पे मैं विशेष चाहूँगा कि आप बताएं। लर्निंग के लिए और प्रोसेस के लिए बहुत ज़रूरी है इस बच्चे की रुचि किस में है। सबसे पहली चीज़ है रुचि, इंटरेस्ट किस में है। उस रुचि के साथ में उसके अंदर एक लगन पैदा करनी चाहिए, उसके लिए प्रोत्साहित करना चाहिए कि ये लग कर उस रुचि को के अनुरूप कार्य और करे, और उसे कभी कभी प्रोत्साहन इस तरह का देना चाहिए कि उसके अंदर एक ललक पैदा हो जाए, एक जुनून पैदा हो जाए। अगर बच्चा ऐसा कर लेता है, जिस स्टेज तक जाता है, वो उसी तरह से ए और बी और सी की कैटेगरी का बनता है। अगर उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है, लगन से भी कोई फ़ायदा नहीं है, लगेगा ही नहीं वो। और अगर लगन नहीं है तो उसमें ललक पैदा होगी नहीं। ललक पैदा जब ही होगी जब रुचि है, लगन है, और तब ललक और जुनून पैदा होगा, एंड ही विल स्टैंड फर्स्ट इन द फर्स्ट ऑर्डर। समाज का नेतृत्व आपने किया है, आप अध्यक्ष भी रहे हैं, और बिखरे हुए समाज को आपने जोड़ा भी है। कम्युनिकेशन का आपने बताया कि कम्युनिकेशन बहुत अच्छा, समाज का जो नेता है जब तक वो कम्युनिकेट नहीं करेगा आम जनता से तब तक अच्छा नेता नहीं। इसके अलावा आपको ऐसा क्या लगता है कि समाज के नेता में ऐसे क्या विशेष गुण होने चाहिए जिससे कि वो सबको साथ लेके चल सके? एक बात तो ये है कि यदि किसी पद को हम लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए कुछ समर्पित भाव जरूर होना चाहिए, और उस पद अनुरूप कार्य को प्रायोरिटी पर करने का, बिल्कुल और कामों को छोड़कर उसके लिए नियमित रूप से उसके समय देना चाहिए। यदि इसे नहीं कर सकते हैं तो उस पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अंत में आपसे एक प्रश्न, जो आपके अनुभव हैं और जो आपने अपने जीवन में सीखा, वो आगे आने वाली पीढ़ी को आप क्या ऐसा संदेश देना चाहते हैं कि वो आपके अनुभव का फ़ायदा उठाए और समाज में उन्नति कर सके, समाज का भी भला कर सके? ऐसा क्या संदेश आप देना चाहते हैं? किसी भी क्षेत्र में हो, उसके लिए जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया, कोई सा भी कार्य करें, उस कार्य को करें जिसमें आपकी रुचि है। जिसमें आपकी रुचि है उसमें और आगे बढ़ें और लगन से कार्य करें। लगन से कार्य करें तो ऐसा करें कि उसे बिल्कुल डिवोशन के रूप में, समर्पण भावना के रूप में करें, यानी एक जुनून पैदा करते हुए काम करें। एंड दैट टू विद रेगुलरिटी, पंक्चुअलिटी एंड सिंसियरिटी। यानी आप कार्य को हाथ लें, उसे करें नियमित रूप से, उसे पंक्चुअलिटी यानी आपका कमिटमेंट होना चाहिए। पंक्चुअलिटी का मतलब ही यह है कि आप बिल्कुल ठीक समय से ठीक काम को करेंगे। एंड सिंसियरिटी विद ऑल, राष्ट्र भावना को, राष्ट्र प्रेम को साथ रखते हुए, समाज भावना को, मानव भावना को साथ रखते हुए करें तो आपको सफलता निश्चित।
धन्यवाद। आज हम बात कर रहे थे डॉक्टर राजकमल जी जैन से। उनके अनुभव के खजाने से हम बहुत सारे मोती चुनकर ले जा रहे हैं और ये मोती मैं अपने इस मीडिया के थ्रू आगे आने वाली जनरेशन को दूंगा। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप।